पप्पू जी लगातार अपनी जान जोखिम में डाल डाल के लोगों को दिखा रहे थे, तो ये लोग बौखला गए, पागल हो गए। एक तो उनको भी ये बताना था कि हम डरे नहीं है ना महामारी से, ना इन घटिया राजनीतिक लोगों से। एक तो उनके पोल खुल ही रहे थे, ऊपर से नहले पे दहला हुआ कि एम्बुलेंस वाले की चोरी पकड़ा गई। और वो चोरी इस वक्त मैं कहूँगी बहुत ही शर्मसार करने वाली है। आप कह रहे हैं मेरे पास ड्राइवर नहीं थे, आपको शर्म नहीं आ रही थी? आपके घर में आपकी फैमिली नहीं है? जिनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है, दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, जिनको भी जिस तरह की भी सहूलियत की जरूरत पड़ रही है, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी रंजीत रंजन अब मीडिया के सामने आई हैं और इसके साथ उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप न सिर्फ बिहार सरकार पर बल्कि सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी पर भी लगाए हैं। और इसके अलावा वो अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। सीधे सबसे पहले उनसे ही बातचीत करेंगे। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कई सारे सवाल उठाए। सबसे पहले तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होंगी? अचानक से गिरफ्तारी होना, फिर 1989 का एक केस और उसको लेकर के जेल में डालना। देखिए, सिंपल सी बात है, वो इनके पोल खोल रहे थे, स्वास्थ्य सुविधाओं के पोल खोल रहे थे। देखिए, पहले मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा था क्योंकि महामारी नहीं थी। इस वक्त लोगों की जान की पड़ी है, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पागल हो रहे हैं, दवाइयों के लिए पागल हो रहे हैं। रेमडेसिविर मात्र कंपनी से लीजिए तो मेरे ख्याल 1400 से 1800 रुपए में है। 1-1 लाख रुपए लोग देने के लिए तैयार है। और वो जितने हॉस्पिटल जा रहे थे, मीडिया दिखा रहा था, तो उनकी व्यवस्था का पोल खोल रहा था। आपको याद होगा, बाढ़ हो और पिछला पैंडेमिक हो, जब प्रवासी मजदूर यहाँ आ रहे थे, उनके क्या हालात थे, तो कोई बहुत दिखा नहीं पा रहा था। क्योंकि इस बार दूसरी लहर बहुत गंभीर आई और पप्पू जी लगातार अपनी जान जोखिम में डाल डाल के लोगों को दिखा रहे थे, तो ये लोग बौखला गए, पागल हो गए। और इनको लगा कि पूरे देश में हमारे सिस्टम की धज्जियां उड़ रही हैं। और सबसे अहम बात है कि ये जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी है, ड्रग्स की कालाबाजारी है, इवन सरकारी अस्पतालों के भी बेड की कालाबाजारी है, यहाँ तक पूरे देश में चल रहा है। और बिहार तो उसमें 1 नंबर पे आ रहा है कि अगर आपको ऑक्सीजन लगा हुआ बेड चाहिए तो इतने पैसे जमा करा दो, अगर आपको वेंटिलेटर चाहिए तो इतने लाख रुपए जमा करा दो। तो ये जो दुकान खुली हुई थी, ये दुकान बिना मिली भगत के नहीं चलती है। और जब मिली भगत के दुकान चल रही थी और पप्पू जी के जाने से, किसी भी प्रतिनिधि के जाने से, अगर वो इतने बड़े जोखिम में जा रहा है तो लोग रिस्पांस देते हैं। आपकी सांस उखड़ रही है और आपको ऑक्सीजन मिल रहा है तो लोग रिस्पांस देते हैं। उससे बौखलाए, और उससे बौखला के आनन फानन में उन्होंने पहले तो उनको लॉकडाउन के उल्लंघन में घर से कौन उठाता है भाई? आप रास्ते में पकड़ी है ना, जहाँ पे उन्होंने उल्लंघन किया। क्या उल्लंघन किया? एक जन प्रतिनिधि लोगों को देखने नहीं जाए। जब नहीं जाता है तो राजनीतिक व्यक्ति लोगों की परवाह नहीं करते हैं। और जब उनको लगा कि ये तो बहुत ही शर्मसार घटना हो गई है तो केस खोजा गया। तो उसमें इनको फर्जी केस, जिसमें अब वीडियो चल रही है कि राम कुमार है, 2-3 लोग हैं जो इस कांड का सूचक था, जिसके बारे में कहा गया कि उसका किडनैप हुआ, और जो एक और गवाह था, वो सारे वीडियो में आ रहे हैं कि ये सारा फर्जी था, फेक था। हम पप्पू जी के साथ बैठे थे तो किसी ने इस तरह से किया। तो ये बौखलाहट है और उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही होची और घटिया राजनीति का परिचय दिया। ये महामारी में नहीं देना चाहिए था। जी, आप जो सारी बातें आपने मीडिया के सामने की, आप दिल्ली से कर सकती थी, लेकिन आपको यहाँ मैदान में उतरना पड़ा, आपको यहाँ बिहार आना पड़ा, बिहार की मीडिया के सामने में मुखातिब होना पड़ा और सारे आरोप। ऐसी क्या ज़रूरत आपको? सबसे बड़ी जरूरत है कि बिहार के लोग ये ना समझे कि पप्पू जी अब जेल में है और हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। एक तो उनको भी ये बताना था कि हम डरे नहीं है ना महामारी से, ना इन घटिया राजनीतिक लोगों से। आपकी जान की आफत आएगी, कोई बात नहीं, आपने पप्पू जी को जेल में किया, मैं आपके लिए खड़ी नजर आऊंगी। और कंटिन्यू जिनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है, दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, जिनको भी जिस तरह की भी सहूलियत की जरूरत पड़ रही है, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। बशर्ते कि जो खाना हॉस्पिटल में जा रहा था वो अब जाने नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए भी हम लोग परमिशन चाह रहे हैं। अगर ये परमिशन नहीं देंगे हम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि पूरे देश में जो मर्जी जितने भी लोग मदद कर रहे हैं उनको रोका नहीं जा रहा है। तो इनकी तानाशाही के लिए
उदाहरण देने के लिए मैं आई, और दूसरा इनको बताने आई कि आप डरा रहे हैं, लेकिन हम डर नहीं रहे हैं, ना महामारी से डर रहे हैं, ना आपसे डर रहे हैं। कौन जिम्मेदार? क्या इसके पीछे पूरी बीजेपी जिम्मेदार है, या बिहार सरकार जिम्मेदार है, या जो एम्बुलेंस प्रकरण हुआ वो एक बड़ी वजह मानी गई? देखिए, एक तो उनके पोल खुल ही रहे थे, ऊपर से नहले पे दहला हुआ कि एम्बुलेंस वाले ही चोरी पकड़ा गई, और वो चोरी इस वक्त मैं कहूँगी बहुत ही शर्मसार करने वाली है। मतलब कैसे आप जी सकते हैं? आप जिनके मत से जीत के जाते हैं, आप जिनके मत से मंत्री तक बनने का काम किए, और आप खुद जाके वहाँ मॉडलिंग कर रहे हैं या गोल्फ कोर्स में बैठे हुए हैं, और आप अपने घर में, आपको शर्म नहीं आ रही है? 60-70 एम्बुलेंस, कौन सी एम्बुलेंस? आपकी भी प्राइवेट नहीं थी। एमपी लेट्स हम सिर्फ रिकमेंड करते हैं, तो सरकारी खजाना आपने घर में बंद रखा था उस वक्त जब लोग 12,000 पर किलोमीटर एक एम्बुलेंस का देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। उस वक्त आप आराम से अपनी एम्बुलेंस लेके बैठे हैं, उसके बाद भी बेशर्मी की हद है। आप कह रहे हैं मेरे पास ड्राइवर नहीं थे। आपको शर्म नहीं आ रही थी? आपके घर में आपकी फैमिली नहीं है, आपके घर में आपके बच्चे नहीं है, आप झूठ पे झूठ किए जा रहे थे, उसके बाद आप उसमें बालू और गिट्टी ढोने का काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर से उनको मिर्च लगी, उनके ईगो को मिर्च लगी, लेकिन वो भूल गए कि आप सत्ता के नशे में चूर तो हैं, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, और आपने गलत किया था, और उससे भी बड़ी बेशर्मी हुई है कि उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा मैं उस टाइम सांसद थी, और मुझे याद है हम लोग उनसे प्रश्न करते थे तो वो प्रश्न का जवाब भी नहीं दे पाते थे। हम लोग उनसे यही पूछते थे कि मंत्री जी, स्किल इंडिया में किसको स्किल दी है? तो मुझे अब समझ आ रहा है, उन्होंने स्किल एम्बुलेंस को दी थी अपने घर में रखने की, और लोगों को, अपने लोगों को दी थी। मैं अभी खुलासा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने हिंट कर दिया। रूडी साहब से जरूर पूछिएगा कि उन्होंने स्किल दी थी। एक बड़े क्लब के वो इंचार्ज है, अब वहाँ पे 300-400 स्टाफ है। वहाँ कितना स्टाफ है? उनके घर में, उनके फार्म हाउस में, और उनके गुड़गांव वाले घर में या पटना वाले घर में ड्राइवर हैं, उनकी पत्नी का ड्राइवर है, उनका कुक है। तनख्वाह कहाँ से देते हैं? तो ये जो स्किल इंडिया था ना रूडी साहब का, उसके तहत इनको शिक्षा दी गई है कि काम कहीं करो और पैसा कहीं से उठाओ। बड़ा घोटाला जिसको लेकर जो है वो आरोप लगा रही हैं आप। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। उनसे पूछिए कि रूडी साहब, आप अपनी तनख्वाह से या अपने अकाउंट से पैसा देते हैं? और आपको स्किल इंडिया मिनिस्ट्री से क्यों हटाया गया था? और सीसीआई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, जो पॉलिटिशियंस का, एमपीज का है, उसका आपको इंचार्ज बनाया गया था, और आप क्या उस घोटाले में फंसे थे? बहुत बड़ा घोटाला आपने वहां भी किया हुआ है। बस इतना ही बोलूंगी कि आप सतर्क हो जाइए। मैंने देखा जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई उसके बाद उनके बेटे, आपके बेटे जो है वो सार्थक फेसबुक लाइव हुए, उन्होंने बातचीत की, न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारी हुई वो गलत हुआ। आप ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पिता की तरह जो है बेटे भी अब राजनीति में आएंगे, क्या कहती हैं रंजीत? देखिए, मैं 100% कहूंगी कि बिल्कुल गलत है इस वक्त। और आज के बच्चे, उनका अपना राइट है, पढ़ा लिखा लड़का है, क्रिकेट खेलता है, रणजी खेलता है। कल उसका मन होगा तो निश्चित आएगा, आना भी उसकी मर्जी है, नहीं आना भी उसकी मर्जी है। लेकिन मैं डर से उनको कंटिन्यू फॉलो नहीं कर रही थी, पप्पू जी को, क्योंकि मुझे देखने नहीं हो रहा था कैसे वो लाशों के बीच में जा रहे हैं, शमशान घाट जा रहे हैं। तो बेटा लेकिन उनको फॉलो कर रहा था, और उसको देख देख के, और जो हादसा हुआ तो वो उससे उबला हुआ था, तो उसको कुछ बोलना था। तो उससे मुझसे कहा कि मुझे कुछ कहना है, तो मैंने उसको एक ही बात बोली थी कि बेटा, अगर बोलना है तो जो तुम्हारे दिल में है आप उसको बोलिए। अभी राजनीति में कदम रखना जल्दीबाजी का निर्णय आपको लगता है कि अभी कुछ श्योर नहीं है? देखिए, ये उसका निर्णय होगा, और बिल्कुल भी ये महामारी का वक्त है। सेकेंड लहर इतनी भयंकर आई है, तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, और हम सब साथ में हैं। उनके पिताजी बहुत हेल्पफुल रहे हैं, हम लोग बहुत हेल्पफुल रहे हैं, और वो लोग बेटा बेटी दोनों देखते रहे हैं कि किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो अगर कल मेरा बेटा भी, हमें आदत नहीं है, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि शायद वो अपने फ्रेंड्स के माध्यम से लोगों की महामारी में हेल्प कर रहा हो।
पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सिर्फ बिहार नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे लोगों ने आलोचना की है। इसके अलावा मैं जीतन राम मांझी की बात करूंगी, मुकेश सहनी की बात करूंगी, सब ने इसे असंवेदनशील और गलत बताया है। जेडीयू के कई नेता जो हैं उन्होंने इसे गलत बताया। तो ये एक तरह से कहा जाए तो हर तरफ से समर्थन मिल रहा था, आम लोगों को तो समर्थन मिल ही रहा था। लेकिन एक बात है कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अब जेल से बाहर आ चुके हैं, लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया, एक भी समर्थन जैसी बात नहीं आई। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं जीतन राम मांझी के साथ, मुकेश सहनी के साथ, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने ऑल ओवर इंडिया में, और अभी रिसेंटली विजेंद्र यादव जो पावर मिनिस्टर है जदयू के और नीतीश बाबू के राइट हैंड कहे जाते हैं, उनकी स्टेटमेंट आई है कि इमीडिएट इनको रिहा करना चाहिए मानवता के आधार पे, और रूडी साहब पे एक्शन होना चाहिए और वहाँ के डीएम को बर्खास्त करना चाहिए। तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि देखिए, पप्पू जी की ना हमारी ना लोगों की ये चाहत नहीं थी कि कोई हमारे सपोर्ट में है या नहीं है। और जो भी लोग आ रहे हैं, आज भी मुझे लगता है मुकेश सहनी एनडीए के साथ है, मांझी साहब साथ है, विजेंद्र जी साथ है, और भी मुनाजिन हसन है, आपके आरजेडी के भी बहुत सारे एमएलए हैं जिन्होंने ये इस चीज को कहा कि गलत हुआ है। और पार्टियां सबकी अलग अलग है, ये मुद्दा ही पार्टी से जुड़ा भी नहीं है। और जिसके अंदर भी इंसानियत है और इंसानियत के लिए करना जानता है, और जिसको भी लग रहा है कि लोगों की जान मैन मेड लापरवाही के कारण भी हो रही है, वो संवेदनशील होकर टिप्पणी दे रहा है। आपने कहा कि आप डरने वालों में से नहीं हैं, पप्पू जी जेल में है, खेल तो होगा ही। तो अब जो है वो लगातार आप जनता के बीच जाएंगे, जो कमियां हैं उसको उजागर करने की कोशिशें करती रहेंगी। देखिए, मैं थैंक यू बोलूंगी आप लोगों को कि अब आप दिखा रहे हैं। भाई, जब एक प्रतिनिधि हार जाता है तो मीडिया से अलग हो जाता है, लेकिन शायद लोगों का इतना प्यार इसीलिए मिलता है कि हम लोग उनसे जुड़े रहते हैं या वो हमसे जुड़े रहते हैं। ये तो जब रूडी साहब ने चैलेंज करा कि आप अपने क्षेत्र जाइए, तो मैंने बताया कि मालूम है भैया, आप बता दो कि आपके क्षेत्र में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है। पर आदत नहीं है, आपको लोगों की मदद करनी है इस महामारी में, ना कि आपको कोई राजनीतिक मैं कहूँगी कि मतलब बेनिफिट लेने की जरूरत है। तो ये वो माहौल नहीं है कि जिसमें हम ये बोले कि कोई राजनीतिक मुझे कोई इच्छा है, और ना ही अभी चुनाव है। लेकिन हाँ, हम लोग जुड़े हैं, चूंकि आपने चैलेंज करके ये कोशिश की है कि आपका मुंह बंद रखा जाएगा, आप हमारी जो भी फेलियर है उसको नहीं दिखाए, तो उसके लिए तो मैं बढ़ चढ़ कर आगे आऊंगी। आपका जो पिन ट्वीट है ट्विटर पर, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी। ये चलते चलते एक सवाल, आपने कहा था कि अगर पप्पू यादव की सेहत के साथ या पप्पू यादव को कुछ हुआ तो आपने सीधा जो है वो इशारा किया है नीतीश जी पर। तो ये ट्वीट के कहने के पीछे का आशय क्या है? देखिए, सरेआम आशय है, सरेआम दिख रहा है, महामारी चल रही है, लोग अपने घर में हैं, अपने आप को सेव कर रहे हैं, एक व्यक्ति की जान जोखिम में है। और 100% मुझे शक है कि जिस मंशा से पहले आपने फर्जी केस में जेल भेजा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिस पे 7 साल से नीचे का भी अगर केस है तो उसको जेल में मत लो, जो अंदर है उसको भी 90 दिन की पैरोल दो। तो उसके बावजूद आप फर्जी केस में आप पप्पू जी को जेल भेज रहे हैं, और यहाँ से पहले पूरा दिन 13 घंटे बैठा के रख रहे हैं, उनकी सेहत नहीं अलाउ करती है कंटिन्यू बैठे। उसके बाद रात में 1:30 बजे आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हैं। एक गाड़ी, छोटी सी गाड़ी में 5 आदमी बैठा के लेके जा रहे हैं, यहाँ पे वो नेगेटिव थे, तो मुझे पूरा शक है कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं। उसके बाद आप वीरपुर में जो जेल जर्जर स्थिति में है, जिसके बारे में आपके ही लोग कह रहे थे कि वो कभी भी गिर सकता है, वहां पे उनको भेजने का क्या तुक था। और आज भी आप उनको मेडिकल ट्रीटमेंट 3 दिन से नहीं दे रहे हैं। वो व्यक्ति शुगर का पेशेंट है, वो अन्न छोड़ के भी बैठा हुआ है। तो सरेआम दिख रहा है कि आप चाहते हैं, बहुत आसान काम है कि अगर वो पॉजिटिव हो गए तो आप कहेंगे कोविड पॉजिटिव हो गए, तो बीमार हो गए। इसीलिए मैंने उनको आगाह किया है कि ये आपकी मंशा से अब जबरदस्ती आप किसी को कोविड पॉजिटिव होने के लिए उस तरह का षड्यंत्र करेंगे तो वो तो हो ही जाएगा। अगर हो जाएगा तो वो जिम्मेदारी तो मैं आज भी कहूंगी कि ये पूरी और पूरी मुख्यमंत्री की बनेगी। क्या करेंगे आप अगर ऐसा कुछ हुआ? देखिए, मैंने उनको आगाह किया है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप उस घर से पूछिएगा जिसके घर से उसके पिता के
उसके पति की, उसकी पत्नी की, उसके बेटे की जान जा रही है और उस व्यक्ति को अगर ये मालूम चले कि किसके कारण जा रही है, वो परिवार क्या करेगा, आप क्या करेंगी, वही काम हम लोग मुख्यमंत्री के साथ करेंगे। जल्दी एक सवाल है रंजीत जी, चूंकि आप राजनीतिक चेहरा पूर्व सांसद भी रही हैं, ऐसा क्यों होता है कि कोई नेता अगर मदद करने के लिए जनता के बीच उतरता है, चाहे वो दिल्ली में बैठे नेताओं की बात हो या बिहार के नेताओं की बात हो, कोई नेता अगर मदद करने उतरता है तो इस तरीके से टारगेट किया जाता है, ऐसा क्यों होता है राजनीति में? एक ये देखिए, राजनीति में ऐसा होता रहा है लेकिन बहुत कम था, और कम से कम कभी भी प्राकृतिक आपदा में ऐसा नहीं देखा गया, या आतंकवादी घटना हो, देश का मामला हो या प्राकृतिक आपदा हो, पक्ष विपक्ष सब साथ थे। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, मैं निश्चित तौर से कहूंगी, मैं कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ, लेकिन दिख रहा है कि ये गुंडाई राज चल रहा है, ये गुंडों का राज चल रहा है। जहाँ पे इनके साथ अलायंस पार्टी है, या तो उनको दड़ा के, धमका के, जहाँ पे इनकी सत्ता नहीं है वहां पे पीठ पीछे छुरा भोंक के पहले तो ये सत्या हथियाते हैं, उसके बाद इनके साथ जो बैठा है वो अगर चोर है, डकैत है, माफिया है, तब भी वो नहीं है। अगर आप विपक्ष में हैं और आप इनका पोल खोल रहे हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपकी आईडी का छापा पड़ेगा। अभी हमारा जो राष्ट्रीय यूथ अध्यक्ष कांग्रेस का है श्रीनिवासन, उसके घर में, क्योंकि वो भी लगातार मदद कर रहा है, लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है, लोगों को दवाइयां दे रहा है, उसके घर जाके उनसे पूछ रहे हैं कि भैया पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं मोदी जी से पूछती हूँ, 21 लाख करोड़ रुपए आपने पेट्रोल डीजल से कमाए, वो पैसा कहाँ पे है? नोटबंदी का पैसा कहाँ से है? आप पैंडेमिक के नाम से अपने कोष में जो पैसा रख के बैठे हैं, वो पैसा कहाँ पे है? ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है और 1.5 लाख में बिक रहा है, वो पैसा कहाँ पे है? खान मार्केट में विनय कालरा, अभी नवीन कालरा जो पकड़ाए हैं, उनके जो लिंक है लंदन से भी है, वो आप और भाजपा के बहुत सगे हैं। तो क्या आप ये ड्रग्स माफिया और अडानी अंबानी के साथ लोगों की मौत पे भी बिजनेस ही कर रहे हैं ना? तो ये वैसी पार्टी है, तो इनको हम लोग क्यों नहीं कहेंगे? ये गुंडों की पार्टी है। और आज हम लोग इसलिए बाहर है क्योंकि आज जो भी जेन्युइनली मदद करना चाह रहा है, ये सत्ता के और जीत के इतने भूखे हैं और नाम के इतने भूखे हैं कि अगर आप जेन्युइनली अपनी जान जोखिम में डाल के भी मदद कर रहे हो तो आपकी फोटो नहीं आनी चाहिए, सिवाय मोदी जी के, सिवाय योगी जी के। आज उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, जहां पे ये कह रहे हैं ना कि 5 लाशें हैं, वहां पे 200 लाशें जल रही हैं। शमशान घाट में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, जो जा रहा है उसको केस करा के उसको बंद कर दिया जा रहा है। यूपी में क्या हो रहा है? आप क्रिमिनल के नाम पर लोगों का काउंटर कर रहे हैं और मार रहे हैं। जब इस मंशा के लोग सेंट्रल में बैठे हों, अब तो पूरा देश क्या, इंटरनेशनली लोग बोल रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा तो हर कंट्री ने कंट्रोल कर दी, पर आज इंडिया में इसलिए कंट्रोल नहीं है क्योंकि आपके प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे। आपके प्रधानमंत्री, आज वैक्सीन नहीं मिल रही है हम लोग को, लेकिन 750 करोड़ वैक्सीन हम लोगों ने दूसरे देशों में भेज दी। आज हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और ऑक्सीजन के प्लांट ऐसे पड़े हुए थे, आप अप्रूवल नहीं दे रहे थे। क्यों? अभी 5 स्टेट में चुनाव था, आपको भूख लगी हुई थी कि जीतना है, जीतना है। आप उसके कारण, लोग कह रहे हैं, WHO बोल रहा है कि दूसरी लहर बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, लेकिन आप चुनाव में बिजी थे, आप लगातार रैलियां कर रहे थे। ये कौन सा अन्याय है? एक तरफ एक आदमी को हॉस्पिटल में जाने के लिए रोक रहे हैं, दूसरी तरफ 50-50 हजार भीड़ से आप रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आप सत्ता में हैं और आपका तानाशाह राज है, इसलिए आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। नीतीश जी पर दबाव क्यों आया? नीतीश जी से ये आप सवाल करिए कि भैया इसके जो तार हैं, एक तो उनको बहुत कम MLA मिले, दूसरा बालिका गृह कांड से जुड़ा हुआ है, दूसरा सृजन घोटाला से जुड़ा हुआ है, कुछ इनकी सीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, कुछ मॉरिशस में जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे राजनीतिक सफेद कुर्ते हैं जो इन सब भ्रष्टाचारों में जुटे हुए हैं। और निश्चित तौर से नीतीश बाबू को अब बहुत प्यार हो गया है कुर्सी से, और वो, मुझे नहीं लगता कि वो सत्ता के एवज पे मौत से, लोग कहते हैं ना कि मौत से सौदा नहीं कर सकते, ये मौत से भी सौदा कर सकते हैं, लोगों से भी सौदा कर सकते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो लंबी बातचीत रंजीत रंजन के साथ, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से पप्पू यादव जेल में है, रंजीत रंजन इस वक्त मैदान में उतरी हैं और इनका कहना है कि ये जनता के साथ, जनता का सेवा करती रहेंगी, जनता के बीच रहेंगी।
जो नाकामियां हैं सरकार की वो सभी दिखाती रहेंगी, लेकिन सवाल वही है कि जिस तरीके से आरोप लगाया गया, फिलहाल रंजीत रंजन का कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर कुर्सी बचाने का दबाव है और इसी दबाव के पीछे आज पप्पू यादव को जेल भेजा गया। तमाम आरोपों के साथ इस वक्त रंजीत रंजन हमारे साथ एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई थी। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।